हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ऑलराउंडर लुक्स 184। तो मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली पहली बूंद क्लास 6 का है, सीबीएसई का। तो आज चलो आते हैं पहली पंक्ति में। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। यहाँ पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, और प्रथम का मतलब होता है पहला, दिवस का मतलब होता है दिन, धरा का मतलब होता है धरती, नवजीवन का मतलब नया जीवन, न्यू न्यू बॉर्न में कुछ होता है, नया जीवन होता है। अंगड़ाई मतलब आलस्य, मतलब नींद से निद्रा से उठते समय कैसे करते हैं आलस्य का आदि, वो होता है। और अब आते हैं व्याख्या। इसका अर्थ क्या बता रहे हैं कवि कि भयंकर गर्मी के कारण धरती जो है प्यास से व्याकुल है। ऐसे में जब वर्षा के प्रथम दिन धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरती है, तो धरती प्रसन्नता से खिल उठती है। धरती से नया अंकुर नव जीवन की मीन्स नया जीवन की अंगड़ाई लेकर निकल पड़ता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि भयंकर मत गर्मी मतलब धरती, गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी, भयानक टेम्परेचर हाई हो जाता है। वैसे टाइम पे पूरा धरती के लोग, धरती पे जो जो रहते हैं, सभी के सभी लोगों को पूरा प्यास, मतलब इतनी गर्मी जो सहने लायक नहीं रहता है। तो पूरी धरती पूरी गर्मी हो जाती है। वही समय में पूरा मतलब धरती पूरा जो सूखा है, मतलब प्यासा है, वही टाइम में प्यास मतलब प्यास से व्याकुल हो गया धरती के लोग, बोल भी सकते हैं धरती में जो रहते हैं सभी के लिए। धरती पूरा प्यास से व्याकुल हो गया, मतलब प्यास की भूखा है पानी का। ठीक वही समय में अगर जब वर्षा की प्रथम, अगर पानी का एक बूंद भी वर्षा वर्षा का एक बूंद पानी भी धरती पर गिरता है, तो धरती की प्यास एक क्षण में बुझ जाती है। एक क्षण में उसकी पूरा प्यास निकल, गर्मी गर्मी के ऊपर इतना, जैसे मान लो तुम कहीं बहुत दूर जा रहे हो, तुमने अब इतना सा कैरी वाटर बॉटल कुछ कैरी नहीं किया, बहुत प्यासे हो, मतलब भूखा, प्यास की भूखे हो तुम, तुम्हारे पास वाटर बॉटल नहीं है, कहीं खरीदने के लिए कुछ नहीं है। वैसे टाइम पे तुम्हारा पूरा, तुम बहुत प्यास, इतना प्यास से व्याकुल हो गए हो कि और तुम्हारा जी नहीं रहा है, तुम्हारा शायद तुम मर जाओगे अगर इतना पानी के बिना। सही बात, हमारा तो बॉडी तो 70% स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो वैसे टाइम हम लोग को पानी की बहुत नीड होता है। तो वही बोल रहे हैं, तो वही टाइम अगर तुम इतनी प्यास होगा, वही टाइम में मैं तुमको थोड़े से भी बोतल से पानी दूंगी, या एक दो ड्रॉप भी चले जाएगा, तुम मुझे इतना, मतलब तुम्हारा इतना कुछ प्राण बचाने के लायक मैं, तुम्हारी आंखों में मेरे को मुझे दिखाई देगा, मैं पानी तुमको दी, मतलब तो मुझे वैसा फील होगा। तो वही बोल रहे हैं कि कवि बोल रहे हैं कि पूरे धरती जो प्यास से व्याकुल है ना, उसमें तुम एक बूंद रूपी पानी डालोगी तो वर्षा, तो उससे धरती जो है मतलब बहुत प्रसन्नता से खिल उठ जाती है। धरती से नया जो अंकुर, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो नए जीवन स्टार्ट करते हैं ना, वो नए जीवन की अंगड़ाई लेकर निकल पड़ते हैं। चलो आते हैं अब सेकंड पंक्ति में दोस्तों। धरती के सूखे अंदरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, वसुंधरा की रोमा वाली सी, हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अधर का मतलब होता है ओठ, मीन्स लिप्स। अमृत सी मतलब अमृत के समान, या कोई भी जीवन देने वाले अमृत। और वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ को बोला गया है। रोमा वाली का मतलब होता है रोमों की पंक्ति। दूब का मतलब होता है घास होता है, और पुलकी का मतलब होता है प्रसन्न होना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना यह है कि जैसे ही गर्मी से व्याकुल धरती के सूखे होठों पर अमृत के समान वर्षा की एक बूंद आकर गिरती है, वैसे ही उसका रोम रोम प्रसन्न हो उठता है, और रूप हरी घास रूपी धरती को रोमा वाली जो है प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगती है। यानी वर्षा की प्रथम बूंद ने पृथ्वी पर प्रसन्नता बिखेर दिया। ये भी पहले पंक्ति का जैसे अर्थ दे रहा है कि वही बोल रहे हैं कि पूरी धरती जो है, पृथ्वी जो है पूरा प्यास से व्याकुल हो गया। वही टाइम पर एक वर्षा की बूंद में आकर गिरती है, तो उसकी प्यास पूरा बिखेर देती है, तो उसको वो एक बूंद भी कैसे फील होगा, अमृत के टाइप फील होगा। उसके लिए तो अमृत है ना, क्योंकि उसका जीवन प्राण बचा रही है धरती का, ये पृथ्वी का। तो एक बूंद उसके लिए क्या अमृत के समान आएगा। तो उसके रोम रोम मतलब पूरा शरीर, एक एक भाग भाग में उसका वो अमृत फैल जाएगा। मतलब उसके कहने का अर्थ है प्यास बुझ जाएगा तो हमको कैसा फीलिंग आएगा, वही राइटर पृथ्वी के रूप में, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में बताना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। अब आते हैं चलो थर्ड पंक्ति में। आसमान में उड़ता सागर
लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। उड़ता सागर का मतलब जो पानी से भरे बादलों को उड़ता सागर कहा गया। मीन्स उड़ता सागर मतलब जो बादल जो होता है ना, बादल में तो क्या भाप ही तो होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है ना, उसी को बोला गया उड़ता सागर। स्वर्णिम का मतलब सुनहरे, सुनहरे। पर का मतलब होता है पंख। बजा नगाड़े का मतलब होता है नगाड़ों के समान बादलों की तेज आवाज। मतलब बजा नगर बिजली कड़कते समय कैसे साउंड आता है वही बोला गया। तरुणाई का मतलब होता है यौवन, मीन्स यूथ, युवक। प्रस्तुत पंक्ति में राइटर जी का कहना यह है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि आसमान में उड़ता सागर जो है लगा स्वर्णिम पर, बिजलियों की कविता बिजलियों की तरह, मीन्स बिजलियों की कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ से देखा जाए तो जो समुद्र का आकाश में उड़ना तो असंभव होता है, तो इसी के लिए। लेकिन जब हम अगर इस पंक्ति का मतलब कवि का जो लिखा हुआ पंक्ति इसको अगर भावार्थ से समझते हैं तो हम इसका अर्थ यह निकलता है कि समुद्र का जल जो है बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। समुद्र की पानी तो डायरेक्ट हवा में नहीं उड़ सकती है ना, या आकाश में तो नहीं उड़ सकती ना, तो वो कैसे अपनी समुद्र का जो जल है भाव रूप में बिजलियों के सुनहरे साउंड रूप में निकल के पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहता है। अब हम चलो आते हैं चौथे पंक्ति में। नीले नयनों स यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्त्र श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इस पंक्ति का पहले शब्दार्थ बता देती हूँ। नयन का मतलब होता है नेत्र, ठीक है, ये आंखें भी बोल सकते हैं। अंबर का मतलब होता है आकाश होता है। जलधर का मतलब होता है बादल। करुणा का मतलब होता है दवा। विगलित का मतलब होता है व्याकुल हो जाना। अश्रु का मतलब होता है आंसू, आंसू जो होता है ना। और चीर प्यास का मतलब जो बहुत जोर से प्यास लगना, ठीक है। अ, उसके बाद जो बोला गया है शस्त्र श्यामला का मतलब होता है हरी भरी पानी से जो सींची हुई जो पानी होता है ना उसको बोलते हैं। ललचाई का मतलब होता है लालच से भरी हुई चीज कुछ भी। व्याख्या में आते पंक्ति का अर्थ कवि का ये कहना है कि आकाश को नीले नेत्र कहा गया। अगर आपको एग्जाम्स में भी आ सकता है आकाश को क्या कहा गया, तो आप बोल सकते हैं कि आकाश को नीले नेत्र कहा गया है। जलधर जो है अर्थात बादलों, जलधर को ही बादल भी बोलते हैं। बादलों को नेत्रों की काली पुतली की संज्ञा दी गई है, ठीक है। बादल को क्या चीज सिंबल दिया गया, बादल को नेत्रों की काली पुतली कहा गया। मानो बादल जो है धरती की दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। बादल कैसे दिख रहा है कवि को, धरती के दुख से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहे। बादल मतलब रो रहे हैं धरती के लिए कि इतनी प्यास है, बेचारे प्यास से व्याकुल हो गई है धरती, इसीलिए बादल जो है रो रही है धरती के दुख के लिए। इस प्रकार धरती की प्यास जो है बुझ जाती है, लेकिन वो अपने आंसू बहा कर ही धरती की प्यास बुझाना चाहती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती की प्यास भी बुझ जाती है और धरती के मन में फिर से हरा भरा छा जाती है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से इसका बता देती हूँ। नीला आसमान जो है नीली आंखों के समान दिखाया गया। नीला आसमान किस रूप में दिखाई दिया, नीले नेत्रों के समान दिखाया गया। और काले बादल किसके प्रतीक है, काली पुतली के समान है। मानो बादल जो है, बादल को कैसा फील हो रहा है कि धरती जो है, धरती के दुखों से दुखित होकर, बादल जो है धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी मीन्स अपना आंसू धरती के लिए बहा रहे हैं, ताकि इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाएगी करके। वर्षा का प्रेम पाकर भी वैसा ही होता है, वर्षा का प्रेम भी पाकर धरती की प्यास भी बुझ जाती है और धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग जाग उठती है। मतलब हरियाली पूरे छा जाती है, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। फिर पहली बूंद इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला है। तो दोस्तों ये रहा आपका पोयम गोपाल कृष्ण पोल के द्वारा लिखा हुआ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कैसा लगा ये पोयम। अगर आपको और किसी पोयम या कविता कहानी के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना ये भी मत भूलो। बाय बाय।